Hello student, कैसे हो आप सब? Welcome to Sigma e-learning center. Today we are going to discuss the last part of our numerical series of the second chapter, electrostatic potential and capacitance. So let's get started without any further delay. Here is the first question. यहाँ पे आपसे कह रहा है, a spherical capacitor has an inner sphere of radius 12 centimeter and an outer sphere of radius 13 centimeter. Okay, the outer sphere is Earth and the inner sphere is given a charge of 2.5 microcoulomb. The space between the concentric spheres is filled with a liquid of dielectric constant 32. Determine the capacitance of the capacitor. This is our first question. And then what is the potential of the inner sphere? Okay, we have to calculate the potential on the inner sphere. And third, compare the capacitance of this capacitor with that of an isolated sphere of radius 12 centimeter. Explain why the latter is much smaller. यहाँ पे आपसे तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं. गिवन कंडीशन में कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताना है, दूसरा इनर स्फीयर पे कितना कैपेसिटेंस होगा, और तीसरा ये बताना है कि अगर ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है इसकी जगह अगर एक आइसोलेटेड स्फीयर होता सेम रेडियस का तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता, और हमें ये एक्सप्लेन करना है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल में ये इतना ज्यादा क्यों है. तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको. ये रहा आपका फिगर. सॉल्यूशन में बोल रहा है कि जो इनर रेडियस है वो क्या है, वो है 12 सेंटीमीटर. ओके, तो R1 को हम बना दे रहे हैं, ये R2 बन गया. ये R1 की वैल्यू क्या गिवन है, 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.12 मीटर. R2 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. ओके, इज इक्वल टू 0.13 मीटर. उसके बाद कह रहा है कि इनके बीच का जो स्पेस है जिसको मैंने येलो से मार्क किया है ये एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से मिलके बना हुआ है जिसका कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो क्या है, 32 है. और आपको पता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है तो उसका कोई इशू है नहीं. यहाँ पे दो और चीजें दी गई हैं. ये जो इनर स्फीयर है इस पे क्यू चार्ज है और क्यू की वैल्यू है 2.5 माइक्रोकूलम. दैट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम. यहाँ तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी. और आपसे कहा गया है ये जो आउटर सरफेस है इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया है. तो इसका क्या फायदा क्या नुकसान है. अब देखो यहाँ पे क्यू चार्ज है तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा पूरी सरफेस पे. अब मैं पूरी सरफेस पे नहीं बना रहा हूँ पर ये देखो ये चार्ज ऐसे माइनस क्यू चार्ज यहाँ इंड्यूस होगा तो उसकी वजह से प्लस क्यू चार्ज आउटर सरफेस पे इंड्यूस होगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अर्थ से कनेक्ट होने की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई आएगी और इसको जीरो कर देगी क्योंकि अर्थ जो है एक बहुत बड़ा कैपेसिटर है जिसके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्ज है, ऐसा आप बोल सकते हो एज कंपेयर टू एनी अदर कैपेसिटर. तो इन दोनों स्फीयर्स को आप एज अ प्लेट ऑफ स्फीयर कंसीडर कर सकते हो. मतलब एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो गया, क्यू. ओके, 2.5 माइक्रोकूलम. अब हम क्या करते हैं, हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं. तो इस टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं उनके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 1 अपॉन R2 माइनस R1. इस फॉर्मूले का अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो आप लेक्चर नंबर 15 देख सकते हो इस चैप्टर का. वहां पे डिटेल में बताया गया है कि ये कैसे आया है पूरा. अब मैं वो बार बार नहीं करने जा रहा हूँ, सेम प्रोसेस रिपीट करने में सिर्फ एनर्जी वेस्ट होती है. लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ एप्सिलॉन तो रहेगा नहीं क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन के अलावा भी चीजें हैं. डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये तो तब के लिए है जब दोनों स्फीयर्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम या एयर होता है. यहाँ पे एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1. अब यहाँ से अप्रॉक्स हर चीज की वैल्यू आपको पता है तो आप सिर्फ वैल्यू पुट करो. अब साइड में आपको एक चीज मैं और बता देता हूँ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹. सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, डायमेंशन या फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे हैं. तो 1 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹ किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा. यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹. इसके बाद एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है, 32. इसके बाद हमारे पास R1 इंटू R2 है दैट इज 0.13 इंटू 0.12 एंड डिवीजन में क्या हो जाएगा, 0.13 माइनस 0.12. ओके, R2 बड़ा है तो R2 में से R1 सब्सट्रैक्ट हो रहा है. अब यहाँ से आप इसको बहुत ही आराम से कैलकुलेट कर सकते हो. इसकी वैल्यू आ जाएगी 32 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹. यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है. और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी,
0.0156 डिवाइडेड बाई 0.01। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो यहाँ से आपको मिला है 32 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 इंटू 1.56 डिवाइडेड बाई 1। और अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है। 32 इंटू 1.56 एंड दिस इज इक्वल टू 49.92 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। और यहाँ से आपको c की वैल्यू निकल के आ जाएगी जब आप इसको डिवाइड करोगे 5.54, जिसको हम 5.5 ही लिख रहे हैं अप्रॉक्स में, इंटू 10 टू पावर माइनस 9 फैरेड। ये आ गई आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन में सेकंड पार्ट दिया हुआ है वहां हमसे पूछा गया है कि इस इनर स्फीयर की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। तो चार्ज की वैल्यू आपको पता है यहाँ से, Q 2.5 माइक्रोकूलम, दैट इज 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम, और इसको हम डिवाइड कर देंगे कैपेसिटेंस से, तो हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है C इज इक्वल टू Q बाई V, where Q is equal to 2.5 into 10 to power minus 6 coulomb and C is equal to 5.5 into 10 to power minus 9 farad। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा इसको इधर ले आओ, Q अपॉन C। तो इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 वोल्ट। और ये हो जाएगा 0.45 इंटू 10 टू पावर 3 वोल्ट, विच इज इक्वल टू 450 वोल्ट। सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो आपको पोटेंशियल की वैल्यू भी मिल गई ड्यू टू द इनर स्फीयर। तो आप इसको अगर V की जगह VI से भी डिनोट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इससे आपको एक ये माइंड में रहेगा कि हाँ ये इनर सरफेस की वजह से है, इनर स्फीयर की वजह से है। अब आपसे एक चीज और पूछी गई थी कि अगर इसकी जगह सिर्फ जो अंदर वाला इनर स्फीयर है वही होता तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता। तो अगर हम C पार्ट देखें यहाँ पे, तो C पार्ट का अगर आप फिगर देखोगे, अगर इस चीज को रिमूव कर दो, ये नहीं है, तो बचा क्या, सिर्फ अंदर वाला स्फीयर जिसकी रेडियस R1 है और उसके ऊपर चार्ज Q है। और ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का रोल खत्म हो गया, क्योंकि ये तो दोनों स्पेस के बीच में रहेगा ना। जब ऊपर ही कुछ नहीं है तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरोगे कहाँ। तो इसका भी काम खत्म। दैट मीन्स कि हम 4 पाई एप्सिलॉन भरेंगे, एप्सिलॉन आर नहीं रखेंगे वहां पे। ओके, अब कैपेसिटेंस का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है आइसोलेटेड स्फीयर के लिए, वो क्या होता है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1, और R1 की वैल्यू आपको गिवन है 0.12 मीटर। अब यहां से C की वैल्यू निकाल लो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9, और R1 की वैल्यू क्या हो गई, 0.12, और ये पूरा क्या आ गया, फैरेड में। अब सिंपली आप इसको डिवीजन करके वैल्यू निकाल लो, तो वैल्यू आएगी 0.0133 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 फैरेड। इसको आप लिख सकते हो 1.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 फैरेड। ये तो हो गई आइसोलेटेड स्फीयर के लिए कैपेसिटी। और जब आपका एक पूरा स्फेरिकल कैपेसिटर था तब आपकी कैपेसिटी निकल के कितनी आ रही थी, 5.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 फैरेड। तो अगर आप इसको देखो तो ये ऑलमोस्ट 400 टाइम्स कम हो गई है। मतलब जब आपने एक आइसोलेटेड स्फीयर लिया है उसकी कैपेसिटी एक स्फेरिकल कैपेसिटर जिसकी साइज सेम है उससे ऑलमोस्ट 400 टाइम्स कम है, दैट इज 1/400 है उसका। ऐसा क्यों, ऐसा दो रीजन है। देखो, सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। आपको पता है कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में ही दिया हुआ है K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो सिंपली अगर आप कहीं पे भी K की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो C की वैल्यू तो बढ़नी ही बढ़नी है, अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल सीधा सीधा किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ा देता है। जितना अच्छा आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाओगे उतनी ज्यादा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी विदाउट चेंजिंग इट्स डायमेंशंस। एक रीजन तो ये हो गया। और इसका दूसरा रीजन ये है कि जब भी आप एक कंडक्टर के बगल में कोई दूसरा कंडक्टर ले आते हो जो कि ग्राउंडेड है, तो होता क्या है कि ये कंडक्टर इस वाले कंडक्टर और अपनी बॉडी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको इंक्रीज कर देता है। अब ये पूरा प्रोसेस मैंने लेक्चर 15 में और प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स में पढ़ाया हुआ है, तो जिसको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए
वो वीडियो वहां पे देख लेगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई टैब में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये दो रीजन है, पहला इंट्रोडक्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल सिग्निफिकेंटली 32 टाइम्स बढ़ा दे रहा है सीधे, और दूसरा जैसे ही आप किसी कंडक्टर के पास कोई दूसरा कंडक्टर लेके आओगे जो कि ग्राउंडेड है, तो वो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देगा, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा आप बोल सकते हो कि हम चार्जेस को स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा से Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V रहा है। इसी फॉर्मूले से हमने क्या निकाला है, Q इज इक्वल टू CV, जहां से ये कांस्टेंट होता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे किसी भी मटेरियल के लिए आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे या वोल्टेज डिफरेंस बढ़ाते जाओगे, तो चार्ज की स्टोरेज जो है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन एक हद तक। अगर एक हद से ज्यादा आपने वोल्टेज बढ़ा दिया तो फिर वहां ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो किसी और सवाल में पढ़ेंगे। तो चलिए सर, इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आपसे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि टू लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स कैरिंग चार्जेस Q1 एंड Q2 are brought close to each other, okay? Is the magnitude of electrostatic force between them exactly given by Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught r square, where r is the distance between their centers? कह रहा है कि अगर दो लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं जो कि चार्ज Q1 कैरी कर रहा है, एक मान लो ये Q1 कैरी कर रहा है और ये Q2 कैरी कर रहा है, और इनके बीच का जो गैप है वो r है, तो कूलम्स लॉ से आप क्या दे सकते हो इनके बीच का फोर्स, K, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या बताओ, ये फॉर्मूले से आप फोर्स निकाल लोगे, ये सही वैल्यू दे देगा, हमें बताना है कि ये फॉर्मूला होल्ड करेगा या नहीं। तो देखो, इसका जवाब अगर चाहिए तो नो, क्योंकि कूलम्स लॉ को जब भी हम कंसीडर करते हैं तो वहां पे हम पॉइंट चार्जेस के लिए कंसीडर करते हैं, जिनकी जो साइज होती है वो उनकी डिस्टेंस के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली नेग्लेजिबल होती है। दैट इज वाई हम ये मान के चलते हैं कि साइज नेग्लेजिबल है एंड चार्जेस आर बिहेविंग लाइक पॉइंट चार्जेस। जो भी मेटल है, जो भी स्फीयर है या जो भी शेप है, हम मान के चलते हैं कि ये डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल है और हम उन्हें पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट करते हैं, तब ये फॉर्मूला है। बट रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो आपने दो चार्जेस ले लिए, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, ओके। अब अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है मान लो, या दोनों निगेटिव है, मतलब दोनों आइडेंटिकल चार्ज हैं, तो होगा क्या कि ये जो चार्जेस हैं कंडक्टर के अंदर मूव करने के लिए फ्री होते हैं। तो ज्यादातर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो उस साइड पे आ जाएंगे जहां फोर्स कम लगे, क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। और जो कंडक्टर आपको अभी तक स्फेरिकल लग रहा था वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, जिसका एक्चुअल सेंटर यहाँ पे था, बट अभी जो उसका वर्किंग सेंटर है वो कहीं यहाँ रहेगा। ओके, सेम इधर भी होगा। तो इनके बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा वो इनकी कैलकुलेटेड डिस्टेंस से ज्यादा होगा, दैट इज r डैश इज ग्रेटर देन r। और आपको पता है, अगर ऐसा है r डैश बड़ा है तो जो f डैश आएगा वो f से कम आएगा। क्यों कम आएगा? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर, और इस वजह से यहाँ पे उतना फोर्स नहीं लगेगा जितना हमको थ्योरेटिकली मिल रहा है। सेम केस, अगर एक पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया और दूसरे पे निगेटिव चार्ज दे दिया, तब क्या होगा? ये चार्जेस कुछ इस तरीके से ऐसा शेप बना लेंगे और सारे माइनस चार्जेस इधर अनलाइक चार्जेस पास आने की कोशिश करेंगे। तो जो इनका सेंटर यहाँ पे हुआ करता था वो वर्किंग सेंटर यहाँ पे आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ होगी, एक्चुअल सेंटर यहाँ होना था, वर्किंग सेंटर यहाँ आ गया। जब वर्किंग सेंटर यहाँ आ गया तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई? r डैश क्या हो गई? छोटी हो गई। तो r डैश इज लेस देन r, ऑब्वियसली तब फोर्स f डैश क्या हो जाएगा? f से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर से पता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी फोर्स बढ़ेगा। तो दोनों ही केसेस में आप देख लो, लाइक चार्जेस रखो या अनलाइक चार्जेस रखो, अगर उनका शेप और साइज बड़ा है तो वो कूलम्स लॉ को टू द पॉइंट फॉलो नहीं करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो वेरी करेगी एज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल वैल्यू। इसका और सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इफ कूलम्स लॉ इन्वॉल्व 1/r³ डिपेंडेंस इंस्टेड ऑफ 1/r²। जो अभी मैं बोल रहा था कि जो कूलम्स लॉ का फोर्स होता है वो 1/r² पे डिपेंड करता है, तो कह रहा है सर ऐसा ना करके फोर्स को बना दीजिए कि फोर्स डिपेंड करता है 1/r³ पे। तो ये बताइए कि गॉस लॉ फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? देख लेते हैं। अगर फोर्स 1/r³ के प्रोपोर्शनल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/r³ के प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि आपको पता है F इज इक्वल टू QE होता है हमेशा से। अगर F प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के तो E भी प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो सिमिलरली जब फोर्स प्रोपोर्शनल होगा 1/r³ के
तो ई भी प्रोपोर्शनल होगा 1/r³ के। तो गॉस लॉ लगा के देख लेते हैं। मान लो किसी भी आर्बिट्री सरफेस के लिए ई ds, ये ds एरिया एलिमेंट है, इज इक्वल टू q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, q इनक्लोज्ड क्या है? वो चार्ज है जिसके लिए हम कूलम्स लॉ का फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधा इनका डायमेंशन निकाल लेना है। तो डायमेंशन निकालने के लिए इंटीग्रेशन तो एक मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशनल टूल है, इसका तो निकलेगा नहीं। ई का रख दो, ई की पहले वैल्यू रख दो निकालने के लिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू इनक्लोज्ड अपॉन r³ और ds क्या है? ये भी एरिया एलिमेंट है, तो इसको लेंथ का स्क्वायर मान सकते हैं, मतलब r² मान लो। और इधर की डायमेंशन क्या हो जाएगी? इधर की डायमेंशन हो जाएगी क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे r बच जाएगा। और 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो उसको बाहर करो। क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट r इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ क्यू इनक्लोज्ड है, यहाँ क्यू इनक्लोज्ड है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन यहाँ एक टर्म एक्स्ट्रा है। तो क्या दोनों की डायमेंशन कभी सेम आ सकती है? नहीं आ सकती। ये दोनों जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे वैल्यूज हैं, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है, तो ये गॉस लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ओके, यहाँ से आंसर क्या निकल गया? नहीं फॉलो करेगा, नो। ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें आपसे कह रहा है कि एक स्मॉल टेस्ट चार्ज है जिसको कि हमने एक पॉइंट पे रेस्ट से रिलीज किया है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, मतलब कि एक चार्ज को हमने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एक पॉइंट पर जस्ट रेस्ट से रिलीज किया है। मान लो अभी वो इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट को हम ए नाम दे दे रहे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसके अलोंग मूवमेंट करेगा या फिर किसी और तरीके से मूवमेंट करेगा। तो बेसिकली देखो, ये फिगर मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन भी है और कर्व भी है। तो जब तक ये फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी, दैट इज कि एक सिंगल डायरेक्शन में जा रही है, मैग्नीट्यूड इसका ठीक ठाक कांस्टेंट है, तब तक मान लो ये पॉइंट तक ये अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगा। और जैसे ही यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंड हो रही हैं, तो होगा क्या कि जब ये रेस्ट पे था तब तो इसके पास कोई अपनी वेलोसिटी नहीं थी, तब तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा उसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये मूव किया। लेकिन अब इसके पास अपनी वेलोसिटी भी है और फोर्स भी है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंड करेंगी, ये भी बेंड होने की कोशिश करेगा, लेकिन कंप्लीटली अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जा पाएगा। ओके, इसका मतलब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पासिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है, तो वहां पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अगर कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो वहां पे चार्ज की मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मूवमेंट से डिफरेंट होगी। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड ऑफ अ न्यूक्लियस इन अ कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मान लो आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपके पास ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस ऑर्बिट का एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगा रहा है और ये ऑर्बिट बिल्कुल सर्कुलर है, तो पूछ रहा है कितना वर्क डन करना पड़ेगा। मान लो ये पॉइंट ए है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया और यही इसका फिनिशिंग पॉइंट बी है। एक राउंड मूव करने के बाद, जब ये एक राउंड मूव करेगा उसके बाद ये बी पे आके रुकेगा और बी और ए एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए से निकला और फिर यहाँ से चक्कर लगाते 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 फिर से इस पॉइंट ए पे पहुंचा। इसीलिए हम इसको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को अलग अलग नाम देने के लिए ए और बी बोल रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मूव कर रहा है। और आपको पता है जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कैसा होता है? कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। और किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए किसी भी क्लोज्ड लूप में ऑफ एनी शेप एंड साइज जो वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो होता है। क्योंकि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, ना कि पाथ पे। तो ये अगर सर्कुलर की जगह इलिप्टिकल होता या किसी इरेगुलर शेप का भी होता, और अगर ये आके सेम पॉइंट पे मिल रहा है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर इसका सेम है, तो इसका वर्क डन हमेशा जीरो ही होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो डिसकंटिन्यूअस देयर। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि हमें ये चीज पता है कि किसी भी कंडक्टर की सरफेस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, लेकिन क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी डिसकंटिन्यूअस होता है? तो सबसे पहले डिसकंटिन्यूअस का मतलब समझो। अगर आप कोई ग्राफ बना रहे हो, सपोज करो आप इस तरीके से जा रहे हो और सडनली कोई आपको हाइट मिल गई या फिर कोई डिप मिल गई,
तो इस तरीके का जब भी वेरिएशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है। अब कोई भी कंडक्टर आप उठा लो इर्रेगुलर शेप का, तो आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है और सरफेस पे फील्ड होती है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तब भी, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तब भी। अगर एक स्फेरिकल शेल की बात करें या एक स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें, जहाँ पे x इज इक्वल टू आर इस पॉइंट पे है, यहाँ पे r इसकी रेडियस है। तो ओरिजिन से जब तक ये इस पॉइंट P पे नहीं पहुंचेगा, तब तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो 0 है। लेकिन सडनली जैसे ही वो पॉइंट P पे पहुंचा, मतलब कि सरफेस पे पहुंच गया, तो सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अचानक से मिल जाएगी। E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे आर इसकी रेडियस है। और जैसे ही आप सरफेस के बाहर निकलोगे तो क्या होगा? तब आपको ये मिल जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, जहां पे एक्स की वैल्यू रेडियस से बड़ी है। और अगर ऐसा है तो आपको ये पता है कि ई क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इसका ग्राफ तेजी से डाउनफॉल करता है, पर ये कंटिन्यूअस रहता है, क्योंकि देखो यहाँ से कहीं फिर सडन हाइक या सडन डिप नहीं मिलेगी आपको। ये नॉर्मली देखो जा रहा है धीरे 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 धीरे। लेकिन आपको पता है कि कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, लेकिन वो पूरी बॉडी एक इक्वी पोटेंशियल बॉडी की तरह बिहेव करती है। मतलब सरफेस के अंदर जितना भी पार्ट है उस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम रहेगी। इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल V है तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल V रहेगा, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल V ही रहेगा। मतलब इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल जो होता है हर पॉइंट पे सेम होता है। तो क्या हो गया आपको? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, दैट मीन्स कि पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। V की वैल्यू इनसाइड द कंडक्टर कांस्टेंट रहती है। और जैसे ही हम बॉडी के बाहर निकलते हैं, मतलब सरफेस के बाहर अगर बात करते हैं, तो फिर से वही V भी R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन E जो है वो डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था। तो इसलिए वहां पे जो ग्राफ था वो ज्यादा तेजी से बेंड हुआ। यहाँ पे हमारा ग्राफ डाउन जाएगा, बट धीरे 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 धीरे। तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा कि नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट डिसकंटिन्यूअस इनसाइड अ कंडक्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट मीनिंग वुड यू गिव टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कंडक्टर। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप एक सिंगल कंडक्टर के कैपेसिटेंस को क्या मीनिंग दोगे। अगर हम एक सिंगल कंडक्टर की बात करें, मान लो ये एक कंडक्टिंग प्लेट है, ओके, तो इस पे आप कोई चार्ज स्टोर कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से मान लो आपने चार्ज स्टोर किया हुआ है। तो आप क्या मान सकते हो? आप मान सकते हो कि इसकी जो दूसरी प्लेट है वो कहाँ होगी? दूसरी प्लेट कहीं इन्फिनिटी पे होगी, एट इन्फिनिटी। मतलब इनके बीच का जो डी है वो क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। तो इस तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अगर कोई स्फीयर है मान लो, आप ये मान लोगे कि जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है, दो स्फीयर होते हैं, इसमें से एक स्फीयर जो होता है ये सॉलिड होता है और दूसरा क्या होता है? हॉलो होता है, स्फेरिकल शेल होती है। तो अगर हम इसको ऐसे ही अज्यूम करें और दूसरे स्फीयर की रेडियस को इन्फिनिटी मान लें, मतलब इन्फिनिटी पे है उसकी रेडियस, यहां से बन रहा है सर्किल, तो फिर आप इसको अज्यूम कर सकते हो ना कि अगर ये सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर है तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो दूसरा सर्किल है वो कहाँ है? इन्फिनिटी पे है। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, इसमें ऐसा कुछ मतलब टेक्निकल नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर एक सिंगल प्लेट है तो आप उसकी दूसरी प्लेट को इन्फिनिटी पे अज्यूम कर सकते हो। एक सिंगल स्फीयर है तो आप उसका जो दूसरा स्फीयर है उसको आप इन्फिनिटी पे अज्यूम कर सकते हो। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पूछ रहा है गेस अ पॉसिबल रीजन व्हाई वाटर हैज अ मच ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन माइका। आपके पास दो एलिमेंट हैं, एक वाटर है और दूसरा माइका है, और ये दोनों डाई इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स होते हैं और ये दोनों डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि एक पॉसिबल रीजन दो कि क्यों पानी जो है वो एक ज्यादा बेहतर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एग्जिबिट करता है एज कंपेयर टू माइका। देखो पहली बात तो माइका सॉलिड है और वाटर क्या है? लिक्विड। और दूसरी चीज क्या है कि वाटर के पास खुद का डाइपोल मोमेंट होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि वाटर का जो अरेंजमेंट होता है वो एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना होता है। तो इनके पास खुद का एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। और वाटर मॉलिक्यूल्स की ऐसी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये लिक्विड होते हैं और ये सॉलिड है, तो ये खुद को रीओरिएंट कर लेते हैं। इनके पास रीओरिएंट करने की कैपेसिटी भी होती है। ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रीओरिएंट भी कर सकते हैं। अब क्योंकि ये लिक्विड है तो इनकी मूवमेंट एज कंपेयर टू सॉलिड इजी होती है। तो इस लेवल पे आपको इतना ही जानना है। बाकी इसके बाद जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो वहां पे आपको और इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा चीजों का। तो हर चीज पढ़ने का एक लेवल होता है। तो अभी आपके लेवल पे आप इतना समझो कि वाटर के पास खुद का परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, एक रीजन। दूसरा, ये लिक्विड होता है, दैट इज वाई ये इजीली रीओरिएंट कर जाता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस वजह से इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो माइका के कंपैरिजन में हाई होता है। आते हैं अपने अगले सवाल पे। यहाँ आपसे कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है
अब सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कैसा होता था, जिसका शेप सिलेंडर की तरह होता था, और इसके क्या बोल रहा है, हैज टू कोएक्सियल सिलेंडर्स। ओके, मतलब एक सिलेंडर के बाहर भी एक सिलेंडर है और दोनों की जो रेडियस है वो अलग अलग है, दोनों का एक्सिस क्या है, सेम है। तो जो अंदर वाला सिलेंडर है उसकी रेडियस क्या दे दिया है, 1.4 सेंटीमीटर, दैट इज 0.014 मीटर। और R2 आपको क्या दे दिया है, 1.5 सेंटीमीटर, दैट इज 0.015 मीटर। और यहाँ पे आपको सिलेंडर की लेंथ भी दे दी गई है, बोल दिया गया है लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर, दैट इज 0.15 मीटर। और इसकी जो इनर सरफेस है उस पे चार्ज क्या दिया गया है, 3.5 माइक्रो कूलम, विच कैन बी रिटन एज 3.5 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम। यहाँ से इतनी चीजें मिल गई। अब आपको बोल रहा है कि जो आउटर सिलेंडर है उसका, उसको ग्राउंड से कनेक्ट किया गया है, अर्थ किया गया है, ठीक है। तो डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम एंड द पोटेंशियल ऑफ द इनर सिलेंडर, नेग्लेक्ट इन डिफेक्ट्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, जब आप ऐसे सिलेंडर बनाते हो, एक सिलेंडर और इसके बाहर एक और सिलेंडर बनाते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की हल्की सी बेंडिंग भी होती है जब वो यहाँ से हम मूव करते हैं। बट आपको वो सारे इफेक्ट्स जो हैं वो नेग्लेक्ट करके चलने हैं, आपको मान के चलना है सब बिल्कुल प्रॉपर जा रहा है। अब इस सवाल को करने में ज्यादा कुछ है नहीं। देखो, लेक्चर नंबर 15 में मैंने आपको स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करवाया है, डिराइव करवाया है पूरा प्रॉपर वे में। तो अभी मैं सिर्फ उसका फॉर्मूला लिखूंगा जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, जहां पे आपके पास दो सिलेंडर होते हैं कोएक्सियल, तो उनकी कैपेसिटेंस आप कैसे निकालते हो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लेंथ ऑफ कैपेसिटर डिवाइडेड बाई log e r1 अपॉन r2। आइए इसका फिगर बना के देख लेते हैं। ये रहा कुछ फिगर, इसका ऐसा हो जाएगा। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 की वैल्यू हो जाएगी 0.015 मीटर। ये क्या है, इनर रेडियस है। और R2 क्या है, R2 आपको यहां से दिया हुआ है 0.014 मीटर, ये आउटर रेडियस है। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए आपको। लेंथ जो है इसकी वो क्या दे दी गई है, अगर आप लेंथ की बात करो तो लेंथ यहाँ से आपको L इज इक्वल टू 0.15 मीटर दे दी गई है। और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो इंटरनल सिलेंडर है, ये ब्लैक बाउंड्री वाला, कह रहा है कि इस पे टोटल चार्ज Q है। ओके, प्लस का Q चार्ज है, मान लो इस पे पूरा प्लस का Q चार्ज है। और Q की वैल्यू आपको क्या दे दी गई है, 3.5 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एग्जैक्टली -Q। यानी कि अब ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, एक पे -Q चार्ज, एक पे +Q चार्ज। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो गया, यही Q, 3.5 इंटू 10 टू पावर -6। अब निगेटिव चार्ज अगर जो आउटर सिलेंडर है उसकी इनर सरफेस पे जनरेट हो रहा है, तो इसकी बाहर वाली सरफेस पे क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इसको तो आपने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई होगी और ये सारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यानी कि बाहर आपको कोई चार्ज कंसीडर नहीं करना है। तो जो भी चार्ज है वो अंदर है, उसका मैग्नीट्यूड Q है। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log E R2 अपॉन R1। इसमें देखो फॉर्मूले में आउटर रेडियस ऊपर रहती है और डिनोमिनेटर में इनर रेडियस रहती है। अब किसको आप R1 से डिनोट कर रहे हो, किसको आप R2 से डिनोट कर रहे हो, ये आपकी मर्जी है। कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको मेंशन भी कर दिया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि R1 R2 किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं। अब वैल्यू रख देते हैं, C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और log E को आप लिख सकते हो 2.3026 log R2 अपॉन R1 बेस 10। क्योंकि जो आपको नॉर्मल लॉग टेबल दी जाती है वो बेस 10 की वैल्यू ही दी जाती है, तो log E में वैल्यू निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब यहाँ से तो कुछ बचा ही नहीं है, आपको सवाल सॉल्व करनी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती थी 9 इंटू 10 टू पावर 9। तो यहाँ पे अगर हम 1/2 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9 करें तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब C की वैल्यू हो जाएगी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पहले हम पुट कर दे रहे हैं, 1/18 इंटू 10 टू पावर 9, ओके, इंटू L की वैल्यू 0.15 एंड इट इज डिवाइडेड बाई 2.3026 log base 10 0.015 divided by 0.014।
अब यहाँ से आपकी कैलकुलेशन काफी सिंपल हो चुकी है, बस आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 0.15 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10⁻9 इंटू 2.3026 और इसकी पूरी वैल्यू जो आएगी निकल के वो आएगी 0.0299। अब न्यूमरेटर को आप ऐसे ही रहने दो 0.15 और इनका मल्टीप्लीकेशन करना स्टार्ट करो, तो यहां से आपको निकल के आएगा 1.24 इंटू 10⁻9, जिसको आप फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हो 15 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 1.24 और 15 को जब आप 1.24 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 12 में, पर उसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे 1.20 इंटू 10⁻−10 फैरेड। वैसे तो ये 12 इंटू 10⁻−11 फैरेड आएगा, बट हमने एक डिजिट और इसको डेसिमल में इंक्रीज कर दिया, दैट इज वाई 1.20 इंटू 10⁻−10 फैरेड। तो C की वैल्यू आपको निकल के आ गई है, आप एक बार लिख लो 1.20 इंटू 10⁻−10 फैरेड। अब आपको क्या चाहिए था? अब आपको इनर सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप क्या कर सकते हो? V इनर इज इक्वल टू Q इनर अपॉन C। तो Q इनसाइड की वैल्यू क्या है? 3.5 इंटू 10⁻−6 एंड डिवाइडेड बाई 1.20 इंटू 10⁻−10। अब यहाँ से आप इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ये प्रॉपर अगर 3.6 होता तो कट जाता, बट पूरा नहीं है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू निकल के आएगी 2.92 इंटू 10⁻+4 वोल्ट। ये है आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाना है कि उसकी वोल्टेज रेटिंग 1 किलोवाट हो, दैट इज कि वो कैपेसिटर 1000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस प्रॉपरली वर्क कर सके। तो एक वैल्यू क्या मिल गई हमें? V की। और इनके बीच में जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया जाना है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? 3 है। और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी दे दिया है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से मतलब समझते हो? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, जहां तक डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर एज ए डाई इलेक्ट्रिक की तरह वर्क कर सकता है। उससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे तो फिर वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ds से डिनोट करें, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। अब यहाँ पे क्या है, आपसे बोल रहा है कि फॉर सेफ्टी वी शुड लाइक द फील्ड नेवर टू एक्सीड से 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ये किसकी वैल्यू है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर सकते हैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अलोंग जब इसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हो जिसका कांस्टेंट 3 है। लेकिन आपसे कह रहा है सेफ्टी पर्पज से आप मान लो कि ई मैक्स का 10% ही आप यूज कर सकते हो, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप यूज करोगे वो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि जो ई मैक्स है इसका 10% होगी। तो इसका 10% क्या हो जाएगा? 10⁻7 है, इसका 10% निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या निकल के आएगी? 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। मतलब यही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें यूज करनी है। अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट्स इज रिक्वायर्ड टू हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिकोफैरेड। तो हमें जो कैपेसिटेंस चाहिए वो चाहिए 50 इंटू 10⁻−12 फैरेड। और इसके लिए एरिया क्या होना चाहिए प्लेट्स का, ये हमें निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए फॉर्मूले में? C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। हमारे पास किस किस चीज की वैल्यू है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, A की वैल्यू है, C की वैल्यू है। A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और D की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो D की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? मैग्नीट्यूड वाइज E इज इक्वल टू V बाई डी होता है, तो D क्या हो जाएगा? V बाई ई। अब D की वैल्यू आपको निकालनी है और ये 1000 वोल्ट है, मींस 10⁻3। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट है, ये वोल्ट पर मीटर है। तो D की वैल्यू क्या आ गई? D की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 10⁻³ मीटर। ओके, यहाँ से आपको D की वैल्यू निकल के आ गई है 10⁻³ मीटर। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू क्या है? 3। अब कोई दिक्कत नहीं है, C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो A की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? C इंटू डी अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट।
सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 50 इंटू 10⁻12, ये पिको फैरेड में था। डी की वैल्यू 10⁻3, के की वैल्यू 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, और यहाँ से क्या निकल के आएगा, मीटर स्क्वायर। 10⁻12, 10⁻12 कैंसिल आउट। ए इज इक्वल टू 1.88 इंटू 10⁻³ यहाँ से आप इसका डिवीजन करोगे तो ये 16.67 निकल के आएगा, और उसके बाद जब आप उसको 8.85 से डिवाइड करोगे तो ये 1.88 आएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एरिया मिल गया। अब इस एरिया को अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहो, क्योंकि ये जैसे आपको नॉर्मली कैपेसिटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डी को आप क्या लिखते हो, 1 mm। तो एरिया जो है ये 10⁻³ में ना लिख के इसको अगर आप लिखने पे आओगे तो आप लिखोगे 18.8 मीटर स्क्वायर, और आपके बुक में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो इसको राउंड ऑफ करके दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी सेंटीमीटर होगा, आई एम सॉरी। तो यही आपका आंसर है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पे आपसे बोला गया है कि डिस्क्राइब स्कीमेटिकली द इक्विपोटेंशियल सरफेस करेस्पॉन्डिंग टू दीज गिवन कंडीशंस। यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली सरफेस कैसी होगी, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो कैसे होगी। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जेड एक्सिस के अलोंग है तो प्लेन किधर होगा, एक्स वाई के अलोंग होगा, क्योंकि फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा एक दूसरे के नॉर्मल होते हैं। तो अगर ये जेड एक्सिस है तो ये किस पे होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा, सिंपल। और जितनी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी वो एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट होंगी, क्योंकि क्या कह रहा है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप भी कम नहीं होगा। गैप कब कम होता है, जब हम सोर्स चार्ज की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनके बीच का गैप जो है वो बढ़ते जाएगा। अगर यहाँ पे ये d था तो यहाँ पे ये 3d/2 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। मतलब इनके बीच का जो गैप है वो इंक्रीज होते जाएगा। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है इन मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन सेम है, तो सेम डायरेक्शन है, अच्छी बात है। और यूनिफॉर्मली उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि हम चार्ज की तरफ जा रहे हैं। तो पहले गैप ज्यादा रहेगा और धीरे धीरे क्या होगा, गैप कम होते जाएगा। जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज की तरफ मूव करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच का गैप होता है वो कम होते जाता है। अब तीसरे पार्ट में आपसे कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज एट द ओरिजिन। मान लो कि ये एक एक्सिस है और ये इसकी ओरिजिन है, इस पे अपने एक चार्ज रख दिया है, तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, एक स्फीयर बनेगा, उसके चारों तरफ एक और स्फीयर बनेगा, उसके चारों तरफ एक और स्फीयर बनेगा, उसके चारों तरफ एक और स्फीयर बनेगा, और ऐसे ही ये आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे जाते जाएगा। तो कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। ओके, और इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ते जाएगा, मतलब कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होंगे जिनके बीच का जो गैप है वो डिस्टेंस के साथ बढ़ते जाएगा। तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स की होगी। और चौथा कह रहा है आपसे a uniform grid consisting of long equally spaced parallel charged wires in a plane। मतलब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉन्ग चार्ज वायर्स हैं एक प्लेन में, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी आपको बतानी है। तो इसको थोड़ा सा हम 3D में समझते हैं। मतलब ये तो आपको वायर का एक व्यू दिख रहा है, लेकिन अगर इसी वायर को आप फ्रंट से देखो तो ये आपको ऐसे दिखेगा, मतलब ये पूरी वायर होगी पीछे, पर सामने से आपको क्या दिखेगा, सिर्फ ये पोर्शन दिखेगा। तो इसका फिगर कैसे बनेगा वो अभी हम देखते हैं। पहले हम इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लेते हैं। ये आपका पहले का आंसर है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे। अगर ये z है तो ये किस में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा। सेकेंड पार्ट में देखो, अगर मैग्नीट्यूड इधर इंक्रीज कर रहा है तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एक्स वाई प्लेन के अलोंग तो होंगी, लेकिन इनके बीच का जो गैप है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाएगा। ये आपका बी पार्ट का आंसर है। सिमिलरली अगर आप सी पार्ट देखोगे तो यहाँ पे अगर आप सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रख दे रहे हो तो ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनाएगा जो कि इसकी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होंगी, और ये एक दूसरे से धीरे धीरे दूर होती जाएंगी जैसे जैसे आप
चार्ज से दूर जाओगे। और ये आपका डी पार्ट है। इसमें आपसे कहा गया था ये वायर से मान लो, ठीक है। ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, ये वायर 3 है, ये वायर 4 है। अब इनमें से मान लो करंट पास हो रहा होगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, ठीक है। समझो इसको, ये वायर ऐसे है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड 360 डायरेक्शन में मूव होगी, हर डायरेक्शन में, इधर भी इधर भी। समझो बात को, 360 में जैसे एक पॉइंट है तो इससे आप हर डायरेक्शन में मूव करा सकते हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर ये पॉजिटिव है तो कुछ ऐसा ही समझो। लेकिन अगर इसके बगल में आप एक दूसरा चार्ज लेते आओ तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती, तो ये क्या होती है, बेंड हो जाती है, ये डायरेक्ट ना जाके बेंड हो जाएंगी। तो सेम चीज वही हो रही है यहाँ पे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे गई, यहाँ ये बेंड हो गई, यहाँ पे भी ये भी बेंड हो गई, ताकि इंटरसेक्ट ना कर पाए। तो इसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो वायर्स के पास कैसी बनेगी, कुछ ऐसे बनेगी कि हर पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो इसका जो पैटर्न आएगा वो कुछ वेव लाइक पैटर्न आएगा जब ये वायर के पास है। और जैसे जैसे आप वायर से दूर होते जाओगे, जैसे जैसे आप वायर से दूर होते जाओगे, वैसे वैसे ये इनकी बेंडिंग जो है कम होती जा रही है। तो ये धीरे धीरे जब आप वायर से दूर चले जाओगे तो उस टाइम पे जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होती हैं वो प्लेन्स के फॉर्म में होती हैं जो ग्रिड्स के पैरेलल होते हैं जब आप ग्रिड से काफी ज्यादा दूरी पे होते हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन फिनिश होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये है आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपके पास एक स्फीयर है जिसपे कुछ चार्ज है और इसके बाहर एक स्फेरिकल सेल है, उस पे भी कुछ चार्ज है और दोनों की रेडियस दी हुई है। तो आपको शो करना है कि जो Q1 चार्ज है अगर वो पॉजिटिव है तो चार्ज हमेशा अंदर वाले स्फीयर से बाहर वाले शेल की तरफ ही मूव करेगा अगर उन दोनों को हम एक वायर से कनेक्ट कर दें, नो मैटर व्हाट द चार्ज Q2 ऑन द शेल इज। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि Q2 जो चार्ज है वो कितना है, वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, उसकी क्वांटिटी Q1 से ज्यादा है या कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट करा दें। अब इसको करने के लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही शांत दिमाग से इसको समझो, एकदम ध्यान से देखो। तो V आउटसाइड क्या होगा, इस चार्ज की वजह से कुछ पोटेंशियल होगा Q2 की वजह से, उसको हम क्या लिख सकते हैं, K Q2 अपॉन R2। सरफेस की बात कर रहे हैं, ज्यादा बाहर नहीं, सरफेस पे ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, इस स्फेरिकल शेल की वजह से होगा। लेकिन ये जो स्फीयर है अंदर, ये भी अपने आप में कुछ पोटेंशियल जनरेट करेगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती ना, पोटेंशियल तो होता ही है। और आपको पता है जब भी किसी कंडक्टर पे चार्ज होता है तो उसको आप सारे चार्ज को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हो। तो अगर हम सारा चार्ज Q1 O पे अज्यूम कर लें तो O से B की डिस्टेंस कितनी है, R2। और इस चार्ज Q1 की वजह से भी यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा जिसकी वैल्यू होगी K Q1 अपॉन R2। R2 क्यों लिया, क्योंकि डिस्टेंस हम बाहर वाले स्फेरिकल शेल की कंसीडर कर रहे हैं और सारे चार्ज को हम ओरिजिन पे कॉन्सेंट्रेटेड मान ले रहे हैं। यहां तक क्लियर, ये आपका VO है। अब बताते हैं V इनसाइड कितना है। V इनसाइड बहुत सिंपल है, Q1 की वजह से अंदर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, K Q1 अपॉन R1। क्योंकि अब हम कहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ की बात देख रहे हैं। हम कहाँ की बात देख रहे हैं, हम यहाँ की बात देख रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, Q2 चार्ज की वजह से अंदर कोई पोटेंशियल नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस तो बनती ही है। तो इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, Q2 की वजह से होगा। और उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे K Q2 अपॉन R2। R2 क्यों बोले, क्योंकि आप ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको V इनसाइड माइनस V आउटसाइड निकाल लेना है। V इनसाइड माइनस V आउटसाइड क्यों निकाल रहे हैं, ऐसा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अगर अंदर वाली सरफेस का पोटेंशियल बाहर वाली सरफेस से ज्यादा हुआ तो ये क्वांटिटी आएगी पॉजिटिव। और अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई तो इसका क्या मतलब है कि V जो इनसाइड है वो ग्रेटर देन है V आउटसाइड। और पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो हमारा ये जो कंडीशन है जो हमसे पूछी गई है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आइए देखते हैं V इनसाइड माइनस V आउटसाइड क्या होता है। इसकी वैल्यू आप ध्यान से लिखिए। V इनसाइड की वैल्यू है K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 माइनस, अब V आउटसाइड की वैल्यू रख रहे हैं, दोनों पॉजिटिव है ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस से बाहर निकालोगे तो मल्टीप्लाई होके माइनस में आ जाएगा। K Q2 अपॉन R2 माइनस K Q1 अपॉन R1। ध्यान से देखो, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है
कैपिटल स्मॉल के चक्कर में मत पड़ना, वो तो बस मैंने ऐसे लिख दिया है। देखो KQ2/R2, KQ2/R2 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो V इनसाइड माइनस V आउटसाइड निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, KQ1 1/R1 माइनस 1/R2। तो V इनसाइड माइनस V आउटसाइड क्या हो जाएगा, KQ1 R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2। अब यहाँ पे मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। R2 क्या है, R2 बाहर वाले स्फेरिकल शेल की रेडियस है, और R1 क्या है, अंदर वाले स्फीयर की रेडियस है। तो R2 क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन होगा R1 के, और अगर ऐसा है तो R2 माइनस R1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि ये क्वांटिटी क्या हो गई, ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई। और चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ये दोनों भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यानी कि आपको क्या मिल गया, V inside minus V outside is greater than 0. That means V inside is greater than V outside. And hence we can conclude that charge Q1 will flow from inner sphere to outer spherical shell no matter what is the magnitude of charge on the outer spherical shell. तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ।